हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम मोरे। आज मैं यहाँ पे आपको जो वेटनरी पीएचडी का अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड पूरा जो वेटनरी का सिलेबस है उसको पूरा हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे। यूनिट वाइज यूनिट एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आपको क्या ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ना है, क्या ऑफलाइन रिसोर्सेज पढ़ना है ना। पूरे हम लोग 10 यूनिट्स पूरे यहाँ पे डिकोड करेंगे। देन जो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है जो मुझे लगता है कि जनरल बुक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। देन क्या है कि जैसे आपको भी पता है कि मैंने आज ही अभी देखा कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 सितंबर आ गई है ना। तो आई थिंक 2 महीना बस बचा है आप लोगों के पास में, और काफ़ी कम समय है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ा हुआ है पहले से तो कवर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट फिर भी उतना समय नहीं बचा है कि हम सोचें कि हम आराम से करें, तो इतना नहीं है टाइम है ना। तो सीरियसली आप अब समय सीरियसली होने का है कि हमें मतलब सब कुछ चीज़ें छोड़ के, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब से छुट्टी लेके अगर कुछ कर भी रहे तो सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ पढ़ने का समय आ गया है ना। तो अब तो 2 महीने तो एटलीस्ट पूरे देना है आपको। तो यहाँ में हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ जनरल बुक्स बताऊँगी। इसके पहले देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, जो जनरल स्टडीज़ के बारे में मैंने पूरा बनाया था वो आप देख लिए होंगे, तो आई थिंक आपको हेल्पफुल होगा जनरल स्टडीज़ में पढ़ने में। देन पार्ट जो बी होता है हमने सिलेबस का, उसके बारे में यहाँ पे हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल बुक्स से, जो मुझे लगता है आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए ना। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एनिमल साइंस रिफ्रेशर। तो जो रिफ्रेशर बुक है ना, मैं कहूँगी ये गीता है। क्यों गीता है? क्योंकि इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब कुछ भी मैं बताऊँ, एक लाइन भी आप अगर छोड़ रहे हो ना तो दिक्कत में पड़ जाओगे। आपको रिफ्रेशर तो एकदम रट लेना है, लिटरली मैं बता रही हूँ, रट लो इस बुक को, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए हेल्पफुल है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि कई बार क्या होता है ABCD ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो हम क्या करते हैं A पता है, B पता है, C के बारे में नहीं पता, फिर भी ऑल ऑफ द अबव लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव में निकाल देते हैं। बट ये जो बुक है इसका मान लो एक ऑप्शन को नहीं भी पता है तो उसको थ्योरी जैसा पढ़िए, है ना, कि उसको एक फैक्चुअल जैसे नोट करिए कि नहीं इसको भी पढ़ना है, तो ये बुक को पूरा रट लो। सबसे पहले तो आप ये काम करिए। देन सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, एक बुक मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी मीडियम की बुक है। अब हिंदी में दिया हुआ है पर बहुत शॉर्ट और स्वीट बोलना चाहिए दिया हुआ है कि आरोग्यम करके बुक आती है। देखो, जो एनिमल साइंस का पोर्शन है उसमें से आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जो राइटर है ना रिफ्रेशर के, वही राइटर ने आधी बुक लिखी है, तो आपको एनिमल साइंस का पोर्शन तो उसमें से हट गया। अब रही बात वेटनरी साइंस की, जैसे कि अगर कोई लोग आते हैं, कोई कहते हैं कि हमें मतलब वेटनरी साइंस का पोर्शन है, उसको स्टार्ट कहाँ से करें पढ़ना। मान लो एनिमल साइंस आपका अच्छा है, वेटनरी साइंस वाला पोर्शन आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं छुआ है, पढ़ा ही नहीं है, तो आपको लगता है कि हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, आप ना आरोग्यम से स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि हिंदी में दिया हुआ है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपने बिल्कुल भी, आपको लगा कि सब भुला गए, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, स्टार्ट करना है। आरोग्यम पढ़िए। 5 सब्जेक्टिव्स में सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, फार्मा एंड एनाटॉमी। 5 सब्जेक्ट जो है ना, इनकी एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप बिल्कुल इसको पढ़ लेते हो ना, तो अब जब कोई एडवांस बुक पढ़ोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मतलब लगेगा कि हाँ जल्दी समझ में आ रही है ना। तो एक स्टार्टिंग करने के लिए चीज़ें अच्छी है आरोग्यम। तो सेकंड मैंने आरोग्यम बताई। देन रेपिडेक्स वाली बुक, तो रेपिडेक्स की आपको OT नहीं लगानी, क्योंकि इतना समय बचा ही नहीं है ना। अगर आपने पहले कभी लगाई होगी तो आप रिविजन मोड पे कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने पहले कभी नहीं लगाई है, आप सोचे हो कि हम अब चालू करें, तो ये समय गया। ये समय और मैंने भी नहीं लगाई थी, मैं आपको सही बताऊँ तो। मैंने क्या करा था, जो रेपिडेक्स वाली बुक थी ना उसके लिए थ्योरी बस पढ़ ली थी, और वो भी सबकी नहीं पढ़ना है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है उसमें, जैसे मैं बताऊँ माइक्रोबायोलॉजी, उसमें क्या टेक्सोनॉमी वगैरह दिए हुए हैं, उसको स्किप करिए आप। इतना एग्जाम में ना आता है ना हमें पढ़ना है। मतलब मेरा हमेशा से होता था मैं सोर्स कम करूँ, जितना कम करूँ उतना अपने लिए बेस्ट है ना। तो जैसे कि अगर आप पैरासिटोलॉजी में भी वो पूरे टिक्स, माइट्स, पैरासाइट वगैरह की पूरी मार्फोलॉजी वगैरह कुछ सिलेबस में ही नहीं है, तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करना है, पढ़ना ही नहीं है, उसको स्किप करिए बस। हाँ, जो पैरासिटोलॉजिकल डिजीज़ होती है ना उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन वाले पोर्शन में आपको पूछेंगे वो, है ना, तो उसको उससे कर लीजिए। तो आप ऐसे रेपिडेक्स का अगर 1 पेज या मैक्सिमम मैं बताऊँ 2 या 3 पेज में उनकी थ्योरी उन्होंने कंप्लीट कर दी है, तो क्या वन लाइनर फैक्ट है, तो कहीं ना कहीं हेल्प कर जाते वो, तो आप उसको पढ़िए। देन ध्रुव एंड देसाई का जो कंपाइलेशन टेलीग्राम वगैरह पे भी सब जगह अवेलेबल है, तो उसमें भी काफ़ी उन्हें मोटी बल्कि कर दी है, तो इतना नहीं पढ़ना है उसमें। उन्होंने क्या करे, OT बहुत सारी ऐड कर दी है, तो इतना आपको करना भी नहीं है। सिर्फ सामने की मुश्किल से 60-70 पेज होंगे जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जिनमें क्या करें उन्होंने
पूरा एक प्रकार से मतलब कंपाइलेशन दिया हुआ है, हर चीज़ का एक उन्हें शॉर्ट ऐसा टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, हर चीज़ का टेबल बनाया हुआ है, टेस्ट का टेबल है, हर चीज़ का टेबल है, बस आप उसको रट डालिए। सिंपल चीज़ें, 60-70 पेज है, मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। 1 हफ्ता भी आई थिंक ज़्यादा बोल दिया मैंने, अगर आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो तो जल्दी कर लोगे। तो आप उस चीज़ को रट डालिए। मतलब देखो मेरा क्या फोकस होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि इतने सारे लोगों ने मिल के इतना अपने को खाना बनाया थाली में परोस के दिया है, अपन पहले उसको ना खा लें। अपन क्यों 10 चीज़ इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ने जा रहे हैं, अंदर खंगालते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इतना समय ना किसी के पास है ना कोई इतना पढ़ सकता है। अगर देखो बहुत पहले से हमने पढ़ के रखा है तो बात अलग होती है, पर इतने कम समय में तुम सोचो कि हम इतनी मोटी बुक को पढ़ लेंगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो अपने को यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है एक प्रकार से, मैं आपको ये बताऊँ। तो पहले जो 3-4 मैं बुक बता रही हूँ ना आपको, सबकी ओटी नहीं लगाना है। ओटी लगाओ नानू बुक की, जो नानू बुक आती है वो ओटी अच्छी है उसमें, मतलब मैंने लगाई थी काफ़ी, तो वो लगाओ आप। बाकी इन सब की थ्योरी पढ़ लो, रिफ्रेशर रट डालो, और वेटनरी साइंस के लिए मैंने आपको बताया ही है। और बाकी और ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप ये अपनी वेट स्कोरर करके एक बुक आती है, तो आप उसकी थ्योरी भी कर सकते हो। टाइम है तो ओटी लगा लीजिए, बाकी उसमें भी चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप ऐसे ना 4-5 बुक मैंने जो बताई है उसको आप लिख लीजिए, इनको पहले कवर करने का 2 हफ्ते दीजिए, 2 हफ्ते में इनकी पूरी बुक्स कवर कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपका ना बेसिक चीज़ें तैयार हो जाएगी, जो बेसिक पूछते एग्जाम में, इनको रिविज़न मोड पे डाल दीजिएगा। फिर मैं आप सिलेबस पे आती हूँ। सिलेबस बताने के पहले मैं आपको एक बीच में एक चीज़ और बताती हूँ। आप आज से ये काम करिए। क्या काम करिए सुनिए, जितने भी पीएससी के पेपर होते हैं, वेटनरी पीएससी के, चाहे वो एमपी पीएससी हो, चाहे वो हरियाणा पीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीएससी, राजस्थान पीएससी, जितने भी अलग अलग पीएससी है, आपको उनके साइट पे मिल जाएंगे पेपर्स, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, या फिर जो इतनी सारी बुक्स होती है ना, जैसे रिफ्रेशर है, रैपिडेक्स है, स्कैन है, सबके सामने पेपर दिए होते हैं। ICR के मत लगाइए, थोड़ा उसका लेवल अलग होता है ना। पीएससी वाले पेपर आप निकालिए, और डेली का, अगर आज के दिन से आप देख रहे हो वीडियो, तो आज के दिन से स्टार्ट करिए। आज के दिन से आप एक पेपर लगाना भी चालू करेंगे ना, तो आपका एटलीस्ट आप अगर 50 पेपर 30-40 पेपर भी लगा डालें, उससे क्या है, एक तो क्वेश्चन 1-2-4 रिपीट होने के लिए चांसेस बनते ही है कहीं ना कहीं, और साथ में क्या होता है कि दिमाग में क्वेश्चंस मतलब वो चलने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें इस टाइप से पढ़ना चाहिए, है ना। और साथ में ये रहता है, इससे अपनी एक जो एक्यूरेसी पता चलती है। आप उसको नेगेटिव, क्योंकि देखो सबको पता है नेगेटिव मार्किंग होते हैं पेपर में, तो आप उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम नेगेटिव मार्किंग करोगे तभी आप अपना अच्छा बेस्ट स्कोर दे पाओगे। तो आप जो पेपर सॉल्विंग मेथड भी होती है, मैं आपको छोटा सा बताऊँगी, देन हम लोग यूनिट वाइज चलेंगे ना। तो करना क्या है, जब भी आप पेपर लगा रहे हो तो पहले लगाइए आप 100% एक्यूरेसी वाले। मान लो 100 क्वेश्चन है तो 40-50 तो होंगे ऐसे जो आपको 100% आते होंगे, तो आप उसको टिक मार्क कर दीजिए, लिख दीजिए 100% वाले में टिक दिए। देन कुछ वैसे होते हैं कि 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, कुछ में 3 में कन्फ्यूजन होता है, तो आप आखिरी में जब चेक करो तो ये देखो कि यार हमने जो 100% एक्यूरेसी वाले थे उसमें कितने सही हैं। अगर मान लो 40 सही है, 35 सही है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है, इतना ही एक्यूरेसी ठीक है। बट अगर आप सोचो कि आपके 50 में से 20 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत है ना, इतना नहीं होता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि आपको बस ये करना है कि आपकी एक्यूरेसी सही होना चाहिए। बट हाँ, अटैम्प्ट ऐसा भी नहीं कि आप बहुत कम करके आ गए, 100 क्वेश्चन से तो आप 50-60 अटैम्प्ट करो तो कुछ नहीं होने वाला है। एटलीस्ट 80-85 के ऊपर तो अटैम्प्ट होना ही चाहिए, है ना। और ये डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है, क्योंकि पेपर के लेवल पे भी आपको अटैम्प्ट का रहता है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई कि आप एक पीएससी का पेपर लगाइए, और साथ में ये जो जनरल बुक्स मैंने बताई है उसको आप पढ़िए, है ना। सबकी जिसकी मैंने थ्योरी बताई उसकी थ्योरी पढ़िए, जिसकी ओटी बताई उसकी ओटी लगाइए, और जिसका थ्योरी ओटी दोनों बोलिए उसको करिए। देन अब हम लोग सिलेबस पे आते हैं। अब देखो सिलेबस में आपका यूनिट 1 है जनरल वाला। अब ये जो जनरल वाला पोर्शन है ना, इसमें ज़्यादा आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प लगेगी। देखो इसके तो मैं अपना बताऊँ, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको ये यूनिट, आपको अगर दिक्कत लगती है तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ मैं अपने नोट्स से। अगर आप चाहो तो आप कमेंट में मुझसे लिख सकते हो, अगर आपको इच्छा है कि पढ़ना चाहते हो या यूनिट, तो मैं इसको डिस्कस कर सकती हूँ आप लोगों के साथ में, है ना। बाकी मैंने क्या है, अलग अलग साइट से इसको अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे। मैं आपको साइट आपसे डिस्कस करूँगी अभी फ़िलहाल, है ना। तो स्टार्ट करते पहला जनरल, रोल ऑफ लाइव स्टॉक एंड देयर प्रोडक्ट इन इंडियन इकोनॉमी एंड ह्यूमन हेल्थ। देखो इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, ये ऐसी चीज़ें होती है जो सिलेबस बढ़ाने के लिए दी जाती है, समझ रहे हो आप लोग।
कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिलेबस बल्कि कर दे, तो हमको सब चीज़ नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ें स्किप भी कर दो, क्योंकि रूल क्या ही पढ़ेंगे। हाँ, सेकेंड वाला पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड में क्या, करंट लाइफ स्टॉक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ जो होती है ना, हम लोगों को क्या करना है कि जो स्कीम्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से, एमपी गवर्नमेंट की स्कीम से, ये कहाँ मिलेगी, लगता है कहाँ से पढ़ना है। तो जो एमपी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरी की जो साइट होती है, आप वहाँ जाइए, योजनाएं कर, आप उसमें साइट पे जाइए, उस साइट पे आप देखिए एक योजना करके बगल से कॉलम आता है, तो उसमें पूरी नेशनल भी दी है और एमपी की भी दी है, स्टेट की भी दी है, बस उतना पढ़ लीजिए। ज़्यादा डिटेल में वो लोग इंटरव्यू थोड़े ना जो आपसे पूरा डिटेल पूछेंगे, अब वो तो वहाँ पे सिर्फ थ्योरी है, वो तो बस इतना पूछेंगे कि राष्ट्रीय गोपाल मिशन कब स्टार्ट हुआ था, गोपाल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, और गोपाल रत्न अवार्ड क्या होता है, जिससे अभी जो क्वेश्चन आया था ना, बस ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी। वो एनएलएम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, समझ रहे हो आप लोग। जो आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना कब से स्टार्ट हुई, जो भी चीज़ें मतलब कब से हुई या क्या होता है, किसके लिए है, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इंडिजिनस ब्रीड के कंजर्वेशन के लिए कौन सी स्कीम चल रही है, जैसे कि राष्ट्रीय गोपाल मिशन चल रहा है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको करना क्या है, आपका जो स्कीम्स जब आप पढ़ोगे तो स्कीम्स पे आपको जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि वैसे सभी स्कीम्स में तो नहीं दिया है कि कब आइए, कुछ कुछ में दिया हुआ है वो, और इसका मेन क्या है, मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, वो चीज़ें पढ़ लीजिए कि उद्देश्य क्या है, मेन कोई भी स्कीम उसका क्या उद्देश्य है, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होंगे, बस वो, ज़्यादा नहीं। और फिर तो ये देखो 2-3 चीज़ें तो ये अपन जब वेटरनरी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं ना मेडिसिन में, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको ये उसी के नोट्स में मिल जाती। कॉमन ऑफेंस अगेंस्ट एनिमल्स है ना, तो ये चीज़ें तो अपने पढ़ी हुई है, ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। देन ये जो कुछ चीज़ें हैं इसको आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे HPCA है और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, NGOs होते हैं, अलग अलग NGOs आप लिस्ट तैयार कर लीजिए, जैसे कि ब्लू क्रॉस होता है और पेटा है ना, अलग अलग होते हैं, पेटा इंडिया होता है, एक पेटा अलग होता है, PFA होता है, पीपल फॉर एनिमल, ऐसे अलग अलग NGO है, ये कब इस्टेब्लिश हुए थे, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनका क्या मोटो है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं, इनका भी हेड कौन है, जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, ये चीज़ मैंने सब नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको ये बताऊँगी अगर आप चाहोगे तो, है ना। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस इन वेटरनरी प्रैक्टिस, लीगल ड्यूटीज, ये सब चीज़ें आपको जूरिस्प्रूडेंस वाली बुकलेट जो आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम लोग एक पतली सी प्रिंटेड नोट्स पढ़ते थे महू वेटरनरी कॉलेज में, जैसे कि चलते थे जो हम लोग कॉलेज जब एग्ज़ाम देते ना तब पढ़ते थे, उससे मेन चीज़ें पढ़ लीजिए, काफ़ी हो जाएगा, इतना ज़्यादा इसमें आएगा नहीं। कुछ कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, कुछ सेक्शंस हम लोग पढ़ते हैं ना, सेक्शंस तब जो ये अपने मिसचिफ वगैरह जो चीज़ें पढ़ते हैं, बस ये जो और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने जूरिस्प्रूडेंस उठाया और पूरा लाइन से पढ़ना चालू कर दिया, नहीं, इतना नहीं, ये टाइम है ना, जो जितना इसमें लिखा हुआ है बस उतना पे ध्यान दीजिए आप, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। से उठाइए, टॉपिक सेलेक्ट करिए, अच्छा कॉमन ऑफेंस अगेंस्ट है क्या, तो उस पर टिक कर दीजिए, लीगल ड्यूटीज है क्या, ठीक है, उस पर टिक कर लीजिए, बस ऐसे पढ़ना है ना। और ये जो एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड जो लॉस है, जो प्लस सेक्शन दिए हुए, उसके बारे में पढ़ लीजिए। देन है सोशियो कल्चर इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है वैसे, ये भी टॉपिक बढ़ाने के लिए है। तो जर्नल्स में देखो आपको क्या करना है, बस एक जूरिस्प्रूडेंस वाला टॉपिक है। देन ये करंट जो प्रोग्राम्स और ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, बस इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना है बस। देन वेटरनरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, देखो एनाटॉमी के बारे में बताऊँ थोड़ा, तो आपने मैंने आरोग्य बताया उससे कर लीजिए, और बाकी आप देखो पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, देखो RK घोष जो बुक आती है वो तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं उसमें अगर आप पढ़ो तो। बाकी मुझे ये लगता है कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, देखो एनाटॉमी से उतने क्वेश्चन बनते हैं नहीं वैसे ना, जो भी बनते हैं सिंपल बन जाते हैं, और अगर ज़्यादा टफ आया ना तो किसी से नहीं बनना है, तो इतना टेंशन लेना नहीं है। बेसिक पढ़ लीजिए, बेसिक आप ये जो 4-5 बुक मैंने बताई उसमें से पढ़ लीजिए, और अगर आपके पास में टाइम है तो आप एक काम कर सकते हो, जो RK घोष वाली बुक है उसको आप बेसिक अगर पढ़ सकते हो तो, क्योंकि मुझे अब नहीं लग रहा कि इतना समय बचा है कि आप RK घोष पे जाइए और पढ़िए। तो अब एक ऐसा मैनुअल आता है, मैनुअल मैंने शायद मेरे पास था, मैंने जिससे पढ़ा था मैं आपको बताऊं, गुप्ता सर पढ़ाते थे हम लोगों को वहाँ पे महू वेटरनरी कॉलेज में, तो उनका मैनुअल था मेरे पास में, तो मैंने कॉलेज में भी उसी से पढ़ा था और अभी भी मैंने किसी से पढ़ा था। मैं आपको मतलब लिटरली बताऊँ तो मैंने किस चीज़ से पढ़ा था, है ना, एनाटॉमी, और एनाटॉमी मेरा पहले से भी ठीक ठाक था, तो इस चीज़ से देख लिया था। बाकी अगर आपके पास समय है, पहले पढ़ा है, तो आप शॉर्ट नोट थोड़ा देख लीजिए, बाकी ज़्यादा मत पढ़िए ना। एनाटॉमी से उतने क्वेश्चन बिल्डअप नहीं होते जितने दूसरे LPM, AGV, न्यूट्रिशन से आते हैं ना।
फिजियोलॉजी के बारे में तो देखो, फिजियोलॉजी आप रिफ्रेशर से पढ़ लोगे ना, उससे कवर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं भटकना है, क्योंकि इतने क्वेश्चन पुट ऑन होने ही नहीं है, और होंगे भी तो आपसे बन जाएंगे, और अब इतना समय भी नहीं है कि आपको इतना पढ़ना, तो रिफ्रेशर से काम बन जाएगा। और बायोकेमिस्ट्री भी चीज़ें देखो, इसमें इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वाला पोर्शन जो है ना, इसको मेरे पास में तनुवास के नोट्स थे, मैंने उससे पढ़ा था। अगर आपके पास में हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जनरल आप एक काम भी ये भी कर सकते हो कि जो बुक्स, अगर देखो जितनी मैंने बुक्स बताई वो सब चीज़ें तो पढ़ लीजिए, उसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है ना, तो आप जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं ना कुछ, जैसे कि मैं ये बताऊँ, बायोकेमिस्ट्री की सत्यनारायण वाली बुक है, और एनाटॉमी की आर के घोष थी, फिजियोलॉजी की मैंने उससे पढ़ी थी शंभुलिंगम से, वो जो मैंने पहले भी उससे चीज़ें से पढ़ा हुआ था ना, तो उसमें आप अगर आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है तो ठीक है, और आप बेसिक जो सिलेबस के एक टॉपिक दिख रहे हैं ना, बस आपको कोर्स करना कितना है, जो मैंने शॉर्ट बुक्स बताई वो पढ़ लीजिए, और ये जो सिलेबस के टॉपिक लिखे हुए हैं बस वहाँ जाइए, उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट, तो इन्वायरमेंटल वाला पूरा पोर्शन पढ़ लीजिए कि क्या क्या मतलब इसमें रहता है ना, और जैसे कि अगर डाइजेशन की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो ये पोर्शन भी उसमें दिया हुआ है, तो आप उसको बस जाइए, बस उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। पूरी बुक जो सिलेबस में नहीं दी है, मतलब सिलेबस की लाइन टू लाइन आप पढ़िए एक बार। ये कब पढ़ना है, जब वो पूरी बुक्स कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से बुक के अंदर चले गए, क्योंकि निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जो हम घुसते चले जाते हैं, कितनी आसानी से हम सब चीज़ें कवर नहीं कर सकते, हमें कम से कम करना है। एक मैं स्टैंडर्ड बुक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे क्या, एक अपना खुद का सेटिस्फेक्शन भी होता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिलेक्शन दिलवाते हैं, जो बुक से ही आते हैं, जो सब पढ़ते हैं वो तो ठीक है, वो कुछ थोड़ा डिफरेंट करेंगे तभी हम सिलेक्शन ला पाएंगे, क्योंकि ये सारी बुक्स तो सब पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, एक ऐसी पतली सी नोटबुक रखिए अपने पास में यूनिट वाइज, है ना, और ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद में, या फिर साथ साथ में भी आप 1-2 घंटा डेली का निकालिए, और जो पढ़ रहे हो साथ में एक पतली सी हर यूनिट वाइज रखिए, और जो सिलेबस के टॉपिक्स है, और आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें इन बुक्स में नहीं दी है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए अगर टाइम है तो, है ना। देन लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, तो इसके लिए जो मैंने पढ़ा था, मैं आपको अपना बताऊँ, मैंने जो जीसी बनर्जी की बुक है ना, जीसी बनर्जी की बुक में जो सिर्फ एलपीएम वाला पोर्शन है, उसको मैंने सिर्फ जो ब्रीड्स है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, उसमें डेंटिशन वगैरह काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, तो उसके मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। इसके भी मेरे पास जीसी बनर्जी के पूरे नोट्स थे, अगर आप लोग चाहो तो मैं इसकी भी क्लास ले सकती हूँ। ये सब मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे, मेरे पास में सारे नोट्स बने हुए मैंने जनरल, हाँ यूनिट 2 के जरूर मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, इसको मैंने डायरेक्ट बुक से करा था। यूनिट 1 के नोट्स मेरे पास में, यूनिट 3 के नोट्स भी मेरे पास में है, तो इसको मैंने जीसी बनर्जी, मैं अपना बता रही हूँ, तो मैंने जीसी बनर्जी का जो एलपीएम वाला पोर्शन है, कैटल ब्रीड्स, गोट की ब्रीड्स, शिप की ब्रीड्स, देखो ज़्यादा ब्रीड्स आती नहीं है, रिफ्रेशर से काम हो जाता है, अगर पढ़ना है तो उतना कर लीजिए, समय है आपके पास में, वो कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करने का मन है तो आप जीसी बनर्जी पे जाइए, है ना, उसको आप एक बार जनरल रीडिंग करिए, डेयरी फार्म मैनेजमेंट वगैरह चीज़ें हैं उसमें, डेंटिशन वगैरह है, तो काफ़ी उन्हें अच्छा समझाया हुआ है, तो आप उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। टाइम नहीं है तो डायरेक्ट हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हैं बुक रख के, वो भी काम आप कर सकते हो, है ना। वाइल्ड लाइफ वगैरह का टाइम है तो पढ़िए, कैपिटिविटी में जैसे कि थोड़ा सा देख लीजिए, चीता वगैरह आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहे है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। बाकी तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, और आएंगे भी तो स्किप कर देना, सब जरूरी नहीं है, हमें 100 में 100 क्वेश्चन करना भी नहीं है ना। बाकी हेचरी मैनेजमेंट वगैरह पोल्ट्री की बुक आती है, हैंडबुक ऑफ पोल्ट्री करके आती है, मैंने उसमें से पढ़ा था। जो बस मैंने ऐसा नहीं करा था, मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैंने इस बुक से पढ़ा था, तो ये नहीं करा है मैंने कि पूरी बुक पढ़ ली है, मैंने सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े थे जो सिलेबस में लिखे हुए हैं। अगर मैंने हैंडबुक ऑफ पोल्ट्री की बुक ली थी ना, उसमें सिर्फ हेचरी मैनेजमेंट, इंक्यूबेशन, सैनिटेशन, बस उन्हीं टॉपिक को पढ़ा हुआ है बस। पहले मैंने, देखो मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, मैंने वो जनरल बुक जो मैंने पहले बताई है, मैंने वो सारी बुक्स कंप्लीट करी थी, तो मेरे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि हाँ मेरा ये चीज़ हो गई है, उसको रिवीजन मोड पे डाल दिया था। फिर मैं यूनिट वाइज गई थी कि जो टॉपिक्स मेरे छूट रहे हैं, क्या होता है कि सिलेबस ज़रूरी नहीं है कि जो हमने वो बुक्स पढ़ी उनमें सब सिलेबस कवर हो जाए, तो उसके बाद में एक स्टैंडर्ड बुक्स रखना है, उसके साथ में जो टॉपिक्स अपने छूट रहे हैं उनको स्टैंडर्ड बुक से कुछ चीज़ें अपने हिसाब से, अपने को शॉर्ट मतलब जैसे शॉर्ट करके अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव पैटर्न में उसको एक बार जनरल थ्रू आउट रीडिंग करना है बस, है ना। न्यूट्रिशन के लिए डी.वी. रेड्डी की बुक अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी थी। देखो जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ना, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन करके, जो वो ब्लू कलर की जो बुक आती है वो मैंने पढ़ी थी। सेकेंड वाली में भी मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े थे, तो अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है,
नहीं पढ़ा हो तो आपको उसमें शॉर्ट जो चीज़ें हैं ना, सब कुछ चीज़ें नहीं पढ़ना है ना, मैं फिर से बोल रही हूँ। जो शॉर्ट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे फीडिंग वाला टॉपिक है, कुछ चीज़ें जो होती है ना, बस उसको आपको क्या करना, अलग ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। तो डीपी रेड्डी की ज़्यादा नहीं भागना। डीपी रेड्डी की बुक है, उसको अगर आपने पहले नोट्स प्रिपेयर कर दो ठीक है, तो फिर भी आप एक बार थ्रू आउट 3-4 दिन में कवर करने की कोशिश करिए बस फटाफट, है ना। मैंने इसके भी नोट्स प्रिपेयर कर रखे डीपी रेड्डी के। देन जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है आपको मैं बताऊँ तो वही अपनी रिफ्रेशर है ना, उसके साथ में एड ऑन करके एस तोमर सर की जो बुक आती है उससे मैंने पढ़ा था, उसके भी मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे अपने। तो उससे बस शॉर्ट जो चीज़ें सिलेबस में दी हुई है, सिलेक्शन दिया हुआ है, मेटिंग सिस्टम वगैरह दिया हुआ है, जो भी चीज़ दी हुई है उससे कर ली थी। बाकी जो डीएनए वाला पोर्शन है ना, एप्लीकेशन ऑफ ये क्लोनिंग वगैरह, इसको मैंने करा था। ये जो अपने मतलब मेरे पास पुराने नोट्स थे पीएमटी टाइम के, मैं अपना बता रही हूँ कि जो मेरे पास जब पीएमटी करती थी तब के मेरे पास बुकलेट्स वगैरह पड़ी हुई थी, है ना। तो एलियन की बुकलेट थी, मतलब मैंने एलियन से कोचिंग करी नहीं थी बट मेरे पास थी बुक, है ना। तो मैंने उससे कर लिया था, मतलब ये उसमें ये सारे टॉपिक मिल गए थे मुझे, ये सारे, ये जितना बाकी अपने में भी दिए हुए हैं, मतलब कर सकते। बट फिर मुझे लगा था कि हाँ ये मेरा पहले से है, तो मैंने इससे ही कर लिया था चीज़ों को मैंने कि ये पीसीआर वगैरह अगर आप करना चाहो तो कर लो। बाकी सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ आएंगे नहीं इससे, वैसे है ना। पीसीआर का एनालिंग ये वो सब चीज़ें आएगी, तो जहाँ से भी आप कर सकते हो। सिंपल सा कहीं कुछ नहीं मिल रहा है ना, सिंपल सा आप तो यूट्यूब पे डालिए, गूगल पे डाल दीजिए, ये नाम लिखते नेचर ऑफ डीएनए डाल दिया तो आपको उसके बारे में खुल जाएगा। आई थिंक सत्यनारायण में भी दिया होगा ये कुछ क्वेश्चन, है ना, तो वो खुल जाता है, तो आप उससे पढ़ लीजिए, बस अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। आपको ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखो अगर डिफ़िकल्ट, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया किसी से नहीं बनेगा, पर हाँ सिलेबस एक बार पूरा कवर करके चाहिए। क्यों, इसके पीछे का मैं कारण बताती हूँ। अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आया ना, कोई एकदम बेसिक क्वेश्चन आया, तो ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल छोड़ के चले गए, स्किप करके चले गए, तो आपसे बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, वो सब बाकी लोग कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में पीछे हो गए। तो इसलिए एटलीस्ट सिलेबस, क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होता है वो सिलेबस सामने रख के बनाता है। कई बार क्या होता है, वो सिलेबस की लाइन उठा के क्वेश्चन बना देता है, तो हमको इसलिए सिलेबस की लाइन टू लाइन अपने को कवर करना है ना। एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रखिए हर चीज़ की। देन फार्मा में आपको बताऊं, मैंने पढ़ी थी अपनी जो वाली बुक होती है ना, वानी प्रसाद से मैंने करा था। वानी प्रसाद बुक भी पूरी नहीं करना है, जितना सिलेबस दिया है बस। देखो 2-3 क्वेश्चन तो मैं आपको ये बताऊँ, हम लोग, मैंने जो पेपर दिया था, हम लोगों का पेपर हुआ था लाइन टू लाइन वानी प्रसाद की मुझे मिली थी, मैंने पढ़ा था। तो एक वो काइनेटिक्स रिएक्शन, फर्स्ट काइनेटिक्स रिएक्शन वगैरह आया था, मतलब लाइन टू लाइन मुझे लगा कि देखो संधू वाली बुक तो हम कर नहीं सकते, इतना समय है ना, मैंने कभी करी थी ना, मैं आपको एडवाइस करूँगी करने को। वानी प्रसाद छोटी है, कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और वो भी पूरी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम बैठ के क्लासिफिकेशन रटने बैठ गए, नहीं, इतना नहीं करना है ना, बस कम करिए। ये इधर जो मैंने बुक्स पहले बताई उससे आपको काफ़ी चीज़ें हो जाएगी, बच्ची वाली चीज़ें आप इससे कर सकते हो। वानी प्रसाद से सेलेक्टेड टॉपिक उठाइए, टाइम नहीं है तो हाईलाइटर से हाईलाइट करिए, जहाँ आपको लगता है कि ये ओटी आ सकती है उसको। बाकी टाइम है तो नोट्स बनाइए, नहीं है तो हाईलाइट करिए, सिंपल। पर एक एडवांस बुक जरूर पढ़िए, उससे कहीं ना कहीं जो मैं बताऊँ आपको, ये बेनिफिशियल होता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, चीज़ें अपने दिमाग में करती है, रिकॉल करती है ना, एक बार थ्रू आउट रीडिंग कर सकते हो। देन एलपीटी के तो जो मिल्क वाला पोर्शन है उसमें ज़्यादा आता है। सुकुमार डे की जो बुक आती है, मतलब बेस्ट बुक है ना। उसके अलावा मैं कुछ और नहीं बताऊँगी, जो चीज़ उधर पढ़ ली कितनी बार बोलूँ, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। बस सुकुमार डे साथ में रखिए, उसको एक बार आप जो मेन टॉपिक इसमें दिए हुए हैं ना, इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो सुकुमार डे में दिए हैं पर इसमें नहीं लिखे, तो वो नहीं पढ़ना है ना, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो जो इसमें लिखे हुए हैं उनको आप कर लीजिए पूरा, है ना, अच्छे से थ्रू आउट रीडिंग करते जाइए, जो टिक मार्क करते जाइए। देखिए जैसे कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स वगैरह भी लिखे हुए, उसमें क्या बड़े बड़े चार्ट बने हुए डिफेक्ट के, पूरे नहीं पढ़ना है कि हम एक लाइन से सब रटने बैठ गए, नहीं, जो इम्पोर्टेंट अलग ही समझ में आ जाते हैं यार। मतलब देख कर लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जब मैं पढ़ती थी ना, तो मतलब मुझे क्वेश्चन देख कर लगता था कि हाँ ये आ सकता है, और कुछ चीज़ें मुझे लगता है यार इसको स्किप कर दो, तो मैं कर देती थी स्किप। मैं बहुत चीज़ें स्किप करती थी, तो मैं बहुत कम पढ़ने पे बिलीव करती हूँ। तो यही है कि पढ़ो पर लिमिट है ना। तो सुकुमार डे तो आप पढ़िए। बाकी जो मीट वाला पोर्शन है तो उसमें सेलेक्टेड, जैसे कुछ टॉपिक उसमें दिए हुए हैं, जैसे कि इन्हें लिखा हुआ है एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन, मीट इंस्पेक्शन। तो कुछ जो टॉपिक बस दिए हुए हैं ना, बस उन्हीं टॉपिक को उठा के जो अपने जो मीट वाली जो 2 बुक्स
आती ना, एक 2 बुक्स आती पतली पतली सी, उसमें से बस जो सेलेक्टेड टॉपिक्स है उन्हीं को पढ़िए, उसमें से अपने ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिए बस। बाकी रिफ्रेशर तो पढ़ ही रहे हो। एक्सटेंशन के लिए भी रिफ्रेशर पढ़ रहे हो, साथ में जेल रे पढ़िए। जेल रे के लिए भी मुझे काफ़ी मतलब चीज़ें लगा कि यार हाँ बेनिफिशियल रहा मेरे लिए पढ़ना। जो टॉपिक्स में दिए हुए हैं ना उस पर सबसे पहले टिक कर दीजिएगा, ये टॉपिक अपने को पढ़ना है, फिर उसको उठा के एक बार रीडिंग कर दीजिए। मैंने इस चीज़ को भी पूरा करा था एक बार। मैं अब एक चीज़ आपको मैं ये बताऊँ, आप ये काम कर सकते हो कि अगर आप ग्रुप में पढ़ रहे हो, एक तो साथ में पढ़ रहे हो, तो आप एक मतलब मुझे ये लगता है मुझे हेल्प हुई है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि मान लो आप एक्सटेंशन के जेल में पढ़ रहे हो, साथ में आपने सुकुमार किसी को पढ़ने को बोली साथ में, तो इससे क्या होगा कि वो शॉर्ट नोट्स उसके प्रिपेयर कर लेगा, तुम इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, तो तुम्हारा समय कम बचेगा, तो समय बच जाएगा, समझ लो। तो वो तुम्हें पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या तुमने उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उन्हें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए, फिर दोनों एक्सचेंज कर लिए, फिर पढ़ लिया। तो एक पढ़िए पर एक हेल्दी कंपटीशन रखे हुए पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम कंपटीशन है तो हम किसी को बता नहीं रहे हैं, ये गलत मतलब तरीका है। मतलब ये भी नहीं है कि भंडारा करना है सबको, मतलब ये है कि ठीक है, मतलब अगर 1-2 फ्रेंड्स साथ में पढ़ रहे हैं तो आखिरी तक इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प होती है, मैं बताऊँगी आपको आगे चलते हैं ना। तो ये एक तरीका है समय बचाने के लिए मैं आपको कह रही हूँ। बाकी आप अकेले पढ़ रहे हो तो आप करिए, दिन रात करिए, पर एटलीस्ट इतना करिए क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि सब कर रहे हैं ना। तो जेल रे वाली बुक को सेलेक्टेड टॉपिक्स करना है। देन इसके बाद में एनिमल रिप्रोडक्शन एंड कॉमन सर्जिकल इंटरवेंशन, तो इसमें गायनेकोलॉजी एंड सर्जरी वाला पोर्शन आता है। देखो गायनी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने क्या पढ़ा था, मैं अपना बताती हूँ। मैंने जो पढ़ा था अपना जो गायनेकोलॉजी वाला पोर्शन तो होता है, एंड्रोलॉजी वाला पोर्शन होता है, तो जो फीमेल जो गायनेकोलॉजी वाला पोर्शन होता है उसको, और जो ऑब्जेक्टिव्स वाला पोर्शन होता है, इसके 2 चीज़ मैं अपना बता रही हूँ सही, मतलब मैं अपना ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने जो पढ़ा था, जो महू बेंडेरी कॉलेज में पतले से नोट्स चलते हैं, हैंड रिटन नोट्स, मतलब मैंने कॉलेज में उससे पढ़ा था और मेरे पास वो नोट्स थे, हैंड रिटन नोट्स, महू वालों को पता होगा आई थिंक, है ना। बस वो 2 बुकलेट थी जिससे मैंने पूरा पढ़ा था बस। और साथ में ये सब बुक्स जो मैंने आरोग्यम बताई है, रैपिडेस की थ्योरी बताई है, ध्रुवन देसाई बताइए बस, और वो 2 पतली वाली जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, बस वो पढ़ा था। और हाँ, एंड्रोलॉजी के लिए मैंने पढ़ी थी शुक्ला सर की बुक, SP शुक्ला करके एक बुक आती है, राइटर की सारे उनकी बुक आती है, वो भी मैंने महू में पढ़ी थी। उसी बुकलेट में सेलेक्टेड टॉपिक पढ़े थे, ऐसा नहीं कि हमको उसको भी पूरी नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं बस उसी को आपको पढ़ लेना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देन सर्जरी के बारे में मैं आपको बताती हूँ ना। सर्जरी में देखो क्या है कि जो देखो करना क्या है, वेणुगोपालन की जो बुक आती है ना, वेणुगोपालन रेड कलर की इसकी आती है, उसमें से जो जनरल वाला पोर्शन है, सिर्फ जनरल सर्जरी होती है, उसमें जो 1 लाइनर नहीं होते हैं, सिर्फ ऊपर डेफिनेशन होती है सिर्फ कि हर चीज़ की, मतलब कोई भी चीज़ की, हाइग्रोमा क्या होता है, बरसाती क्या होता है, मतलब कुछ भी ऐसे टॉपिक्स लिखे रहते हैं, इन्फ्लामेशन क्या होता है, चीज़ें लिखी रहती है ना, बस वो डेफिनेशन एटलीस्ट पढ़ लीजिए। एट लिस्ट बता रही हूँ, थोड़ा पढ़ सकते हो तो अंदर, जैसे कि वुंड में क्लासिफिकेशन दिया रहता है और सूचर्स में दिया होता है, इससे आप आरोग्य में पढ़ोगे तो उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। बाकी थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है तो आप वेणुगोपालन थोड़ा सा पढ़िए, जनरल सर्जरी के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी अगर आप नंदी भी पढ़ रहे हो तो नंदी में भी सिर्फ ना पूरा नहीं मैं बोलूँगी कि आप पूरा एक टॉपिक है तो पूरा पढ़िए, नहीं, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता हो कि यार ये टॉपिक अगर आया है ना तो क्या है, मतलब कोई चीज़ आपसे छूट ना पाए, इससे ये होता है कि कोई चीज़ आपसे छूट नहीं सकती है ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी और हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि ऑपरेशंस वगैरह जो पढ़ना है, जो ऑपरेशंस होते हैं ना, तो ऑपरेशंस आपको जो अमरीश कुमार करके एक बुक आती है ना, उसमें ऑपरेशन दिए हुए हैं, बट सारे ऑपरेशंस तो नहीं, जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जैसे कि सिजेरियन है, हॉर्न कैंसर है ना, OH है, कैस्ट्रेशन है, MPD है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बस वही जो चीज़ हम लोग को देखो इम्पॉर्टेंट आपको कैसे पता चलेगा, है ना। इम्पॉर्टेंट वही है जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में हमको जो 4-5 साल के पेपर्स में आते रहते थे ना, उन जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई है, टिक मार्क होंगे कहीं ना कहीं, इतना तो आइडिया होगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ी है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस सेलेक्टेड टॉपिक्स। और बाकी नंदी में से थोड़ा पढ़ लीजिए। और जो रेडियोलॉजी के बारे में आपको मैं बताती हूँ, रेडियोलॉजी और आर्थोपेडिक्स के बारे में मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। रेडियोलॉजी की मेरे पास एक चीज़ पढ़ी थी, इसमें भी मैंने जो पतले वाले नोट्स हैंड रिटन चलते हैं महू कॉलेज में, बस इसके अलावा मैंने कोई ना जीत कुमार, ये जो अलग अलग बहुत सारी बुक्स आती हैं, मैंने ना पहले कभी पढ़ी थी ना मैंने अभी कोई पढ़ी, उसको भी बस सेलेक्टेड पढ़ा था।
अगर समय है तो पूरा पढ़ लीजिए, नहीं है तो सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए, वो पतले वाले हैंड रिटन नोट्स में से, और ऑर्थोपेडिक्स में से भी बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। बस ऑर्थोपेडिक्स में से इतना पढ़ना है, वही पतले वाले हैंड रिटन नोट्स पढ़ लीजिए, जो महू वालों को पता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता होगा, और बाकी इतना ही पढ़ा था। बाकी डिजीज़ वाले टॉपिक में बताऊँ आपको, तो डिजीज़ में आपको अम्लेंदो पढ़ना पड़ेगा, वो भी कौन सी, प्रिवेंटिव वाली, जो प्रिवेंटिव वाली बुक आती है ना, हम लोग पढ़ते हैं, उसमें अम्लेंदो वाली बुक है, उसमें से भी आपको क्या करना है। देखो एक चीज़ बताऊँ, बुक पढ़ने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। जो ब्लैक मार्क्स होते हैं ना कई बार बीच बीच में, जैसे कि जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, तो उसको तो हाईलाइट कर ही लीजिए, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ में अगर आप अम्लेंदो पढ़ रहे हो तो उसमें आपको मैं बताऊं कि जो पॉजिटिव एजेंट्स हो गया, स्पेसिफिक पैथोग्नोमिक लीजन्स, कोई इंपॉर्टेंट जो कोई है, कोई टेस्ट किसी के लिए कर रहे हैं हम लोग, है ना, इंपॉर्टेंट टेस्ट वैसे, तो ये आपको ध्रुवन देसाई में एक चार्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आपको इतना दिक्कत नहीं है। मैं ये आपको एडवांस बता रही हूँ कि कुछ चीज़ जो आपकी उधर नहीं हो पाई है, तो आपको लगता है कि यार एक बार सिलेबस के साथ में हम पूरा कवर कर लें, उस हिसाब से मैंने पूरा आपको बता दिया। बाकी इम्यूनोलॉजी के लिए भी मैंने वही पतले वाले हैंड रिटन नोट्स जो आते हैं, है ना, मऊ कॉलेज में, मतलब आई थिंक वहाँ फोटोकॉपी शॉप के पास मिल जाते हैं, तो उससे मैंने कहा था इम्यूनोलॉजी वाला पोर्शन। कलेक्शन एंड डिस्पैच ऑफ मटेरियल फॉर लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये वाला टॉपिक जो है ना, ये आपको मिल जाएगा एक जूरिस्प्रूडेंस वाले टॉपिक में, जब आप पढ़ोगे ना उसमें ये जो फॉरेंसिक वाला पोर्शन है उसमें ये दिया हुआ है ना, उससे कर लीजिए आप। बाकी इतना सिलेबस में आपको ये बता दिया, तो अल्टीमेट आपको क्या समझ में आया है ना, अल्टीमेट समझ में मुझे लगता है यही चीज़ है कि जो जनरल मैंने पहले बताए वो सब चीज़ें पढ़ लीजिए, और एक एक जो बुक एडवांस मैंने बताई है उसको आप इसको पढ़ने के बाद पढ़िए, ताकि आप कुछ ऐसा, मतलब जो चीज़ छूट रही है वो आप उससे सिलेबस की चीज़ें कवर कर लीजिए, और आपको ऐसा भी लगे कि हाँ ये हमने सिलेबस कवर कर लिया है। और ऑनलाइन रिसोर्सेज के मैं आपको चीज़ बताऊँ तो ऑनलाइन कुछ साइट्स है, जैसे कि एक आती पशुधन प्रहरी वेबसाइट है, दायरेदारी पशुधन प्रहरी, उसमें कुछ चीज़ कहीं नहीं मिलती ना, उसको पढ़िए। ये जो साइट है ये मैं आपको बताऊँ, ये हमेशा हेल्प करेगी। आप देखो मैं आपको ये बताती हूँ, देखो ये पशुधन प्रहरी की साइट है, ये आपको हमेशा हेल्प करेगी। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हो तो मुझे बहुत हेल्प करती पशुधन प्रहरी, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है, बेसिक दिया हुआ है। अगर आपका कहीं मन ना लगे ना, तो इसको आप थोड़ा रात को सोते समय या कभी भी कहीं बाहर जा रहे हो तो टहल रहे हो तो थोड़ा सा इसको देखते रहिए, मतलब पढ़ते रहिए, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, है ना। ये इसमें अभी मेरा खुल नहीं रहा है ना, तो बाकी मैं आपको बताती। ठीक है, अभी खुल नहीं रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पशुधन आप कुछ नहीं, सिंपल से गूगल पे डालिए पशुधन प्रहरी, खुल जाएगा। बाकी अगर आप चाहो तो एक चीज़ मैं बताऊँ, ऑनलाइन वेबसाइट्स में आप योजनाओं के लिए, जो योजना चलती है स्कीम्स वगैरह, उसके लिए हाँ एक चीज़ और है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जो स्टैटिस्टिक्स होती है, आप ये डालिए, ये इसके भी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। आप चाहो तो मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों से, मतलब क्लास ही ले लूँगी, है ना। तो ये है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स, आप जब डालोगे गूगल पे तो खुल जाता है डाटा। ये आई थिंक उनके इंडिया वाली साइट पे खुलता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की सेंट्रल वाली जो साइट है, तो उसमें उससे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए कि हमारे यहाँ अभी कितना मतलब मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, क्या रैंकिंग है, क्या पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, हाईएस्ट किसकी है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जनरल, है ना। और सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस के नोट्स, तो 2-3 चीज़ें मैं जनरल बता रही हूँ आपको, तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर करना है आपको। जो आई थिंक डिप्रेशन में ओल्ड हो गया वो डाटा, तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। और पशुधन प्रहरी मैंने आपको बता ही दी है। बाकी आज से एक पेपर पीएससी का लगाना चालू कर दीजिए, पेपर का समय कम है, और वही जनरल बुक्स पढ़िए, एक बुक एडवांस वाली पढ़ते जाइए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, बस इतना ही है। ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, बस कम समय में अपना बेस्ट दीजिए, है ना। और ठीक है, बस यही सब चीज़ें हैं। और थर्ड जो रहेगा, अभी तो आप पढ़िए, बाद में इंटरव्यू का, अगर आप अभी तो वैसे भी आप सब थ्योरी के पढ़े होंगे, बाद में आपको लगता है तो मैं इंटरव्यू का भी बताऊंगी। और इन सब चीज़ों में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आंसर करूँगी इस चीज़ का। और कोई चीज़ आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो भी आप बोल सकते हो, मैं अपना टाइम निकाल के ज़रूर आपको बता दूँगी। अपना जनरल के नोट्स तो मैंने प्रिपेयर करे हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूँगी, है ना। और बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।